वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डाइटरी फाइबर एंड हाउ द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अकर्स इन द वेरियस प्लेसेस इन द बॉडी। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डाइटरी फाइबर्स। आपने सुना तो होगा बहुत सी बार कि हमको बहुत सारा फाइबर खाना चाहिए, इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्दी। सो हाउ द फाइबर वर्क्स एक्चुअली, होता क्या है फाइबर? फाइबर क्या होते हैं? दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। हमारे पास एंजाइम ही नहीं होते इनको डाइजेस्ट करने के लिए। मतलब डाइटरी फाइबर्स ये वो मॉलिक्यूल होते हैं जो हम खाते हैं तो ये एज इट इज हमारे इंटेस्टाइन में पड़े रहते हैं। दे विल गो ऑल द वे टू द स्टमक, दे विल बी देयर इन द स्टमक, दे विल गो टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, दे विल कम इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड अल्टीमेटली दे विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी। सो डाइटरी फाइबर एज सच कोई कैलोरी नहीं देते, लेकिन जब आप डाइटरी फाइबर खाएंगे तो उससे दो चीजें होगी, क्योंकि ये कैलोरी तो नहीं देते लेकिन आपका पेट जरूर भर देते। तो इससे जो लोग फाइबर्स खाएंगे उनका कैलोरी इंटेक कम हो जाएगा। दीज आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय द ह्यूमंस। Which cannot be digested by humans. Now, what happens is the other name of dietary fiber, these are also called as non-starch polysaccharides. These are the non-starch polysaccharides which cannot be digested by humans. तो एक तो इनसे कोई कैलोरी नहीं मिलती, पेट भी भर जाता है जिससे कैलोरी इंटेक कम हो जाता है। दूसरा, ये डाइटरी फाइबर क्या होता है कि एज इट इज कॉलन में पहुंच जाते हैं और कॉलन में जाके ये स्टूल का जो बल्क है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो डाइटरी फाइबर्स है जैसे कि म्यूसिन, पैक्टीन, गम, एल्गिनेट, दीज आर द वाटर सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। वाटर इनसॉल्युबल की बात करें जैसे कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, दीज आर द वाटर इनसॉल्युबल वन। नाउ डाइटरी फाइबर के साथ में एक और कॉन्सेप्ट होता है। डाइटरी फाइबर डाइजेस्ट तो कोई सा भी नहीं होता, लेकिन मान लीजिए ये डाइटरी फाइबर्स है एंड दीज डाइटरी फाइबर्स आर देयर इन द कॉलन। अब जब डाइटरी फाइबर कॉलन के अंदर पहुंचता है तो हम उसको डाइजेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे कॉलन के अंदर बहुत सारे कमेंसल बैक्टीरियाज होते हैं। ये कमेंसल बैक्टीरियाज क्या करते हैं? द कमेंसल बैक्टीरिया कैन फर्मेंट द डाइटरी फाइबर्स। जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं ये डाइटरी फाइबर को फर्मेंट कर सकते हैं। हम डाइजेस्ट तो नहीं कर सकते, फर्मेंट कर सकते हैं। एक ऐसा डाइटरी फाइबर होता है ना तो वो डाइजेस्ट होता है और ना ही वो फर्मेंट होता है। सो दे आस्क दिस क्वेश्चन, द डाइटरी फाइबर विच इज नाइदर डाइजेस्टेड नॉर फर्मेंटेड, दैट इज लिग्निन। लिग्निन ना तो डाइजेस्ट होता है और ना ही फर्मेंट होता है। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि हमें एक दिन में रोज कितना डाइटरी फाइबर खाना चाहिए? व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली अलाउंस? एवरी डे एटलीस्ट वी शुड ईट 40 ग्राम्स ऑफ डाइटरी फाइबर। कम से कम 40 ग्राम्स ऑफ डाइटरी फाइबर खाना चाहिए। नाउ दिस वाज द डिटेल्स ऑफ द डाइटरी फाइबर। नाउ कमिंग टू द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में हो रहा है वो दो तरीके से होता है, या तो वो सोडियम इंडिपेंडेंट होता है या सोडियम डिपेंडेंट होता है। सो हम ये बोल सकते हैं कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर दो होते हैं, या तो वो सोडियम को यूज नहीं कर रहे होते, सोडियम इंडिपेंडेंट होंगे, या सोडियम डिपेंडेंट होंगे। जो सोडियम इंडिपेंडेंट होते हैं उसको हम लिखते हैं ग्लूट, और जो सोडियम डिपेंडेंट होते हैं उसको हम लिखते हैं एसजीएलटी। ग्लूट का तो मतलब हो जाता है सिंपल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, और एसजीएलटी का मतलब हो गया सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। पहले बात करते हैं हम ग्लूट की। ग्लूट अलग अलग जगह पे जो ग्लूट मिलते हैं उनका नंबरिंग हमने कर रखी है कि आरबीसी में मिलेगा उसको हम ग्लूट 1 बोल देंगे, प्लेसेंटा में मिलेगा उसको ये बोल देंगे, पेनक्रियाज में मिलेगा उसको ग्लूट 2 बोल देंगे। इस तरीके से हमने उसकी नंबरिंग कर रखी है। तो पहले हम बात करते हैं सोडियम इंडिपेंडेंट की। सोडियम इंडिपेंडेंट जो होता है मीन्स जो ग्लूट होता है, जो ग्लूट 1 होता है ये मिलता है आरबीसी के अंदर, प्लेसेंटा के अंदर। ग्लूट 2 जो होता है ये मिलता है बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के अंदर मिलता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द बेसोलेटरल साइड ऑफ द इंटेस्टाइन। बेसोलेटरल साइड ऑफ इंटेस्टाइन। अभी आपको समझा दूंगा मैं बेसोलेटरल साइड क्या होता है।
GLUT3 जो होता है ये मेनली मिलता है न्यूरॉन्स के अंदर। GLUT4 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। GLUT4 जो है ये ग्लूट तभी काम करता है जब इंसुलिन अवेलेबल होता है, मतलब कि ये इंसुलिन सेंसिटिव है। ये ग्लूट तभी काम करता है जब इंसुलिन होता है, इंसुलिन सेंसिटिव है। और ये कहाँ मिलता है? ये 3 जगह पे मिलता है, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू। ये 3 जगह पे मिलता है। फिर आता है GLUT5। GLUT5 जो है ये फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। नाम तो इसका ग्लूट है, लेकिन फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कहां पे मिलता है? स्पर्म में मिलेगा, ओवरीज के अंदर मिलेगा, टेस्टीज के अंदर मिलेगा, दैट इज GLUT5। सो इसके अलावा भी बहुत सारे ग्लूट होते हैं। वी हैव ऑलमोस्ट अराउंड 12-13 टाइप्स ऑफ ग्लूट वी हैव। सो GLUT1 आरबीसी, ब्रेन, प्लेसेंटा, इन सब जगह पे मिलता है। ब्रेन में भी मिलता है, कम होता है लेकिन है। GLUT2 पैनक्रियास के अंदर मिलता है, बेसोलेटरल साइड ऑफ इंटेस्टाइन है। GLUT3 न्यूरॉन्स में। 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंसुलिन सेंसिटिव होता है। और कहाँ मिलता है? कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू के अंदर मिलता है। नाउ कमिंग टू सोडियम डिपेंडेंट ग्लूट। सोडियम डिपेंडेंट ग्लूट जो होते हैं मीन्स SGLT, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। 2 हैं ग्लूट, SGLT1, SGLT2। SGLT1 जो होता है दिस इज फाउंड इन द ल्यूमिनल साइड ऑफ इंटेस्टाइन, एंड SGLT2 जो होता है दैट इज फाउंड इन द नेफ्रॉन्स, फाउंड इन द नेफ्रॉन। अब ये है क्या? व्हाट इज दिस ल्यूमिनल साइड, व्हाट इज दिस बेसोलेटरल साइड? देखिए इंटेस्टाइन इज लाइक अ पाइप। तो इंटेस्टाइन का जो अंदर वाला सरफेस है जो ल्यूमन को फेस कर रहा है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनल साइड। और जो बाहर वाला सरफेस होता है इंटेस्टाइन का, जो बाहर से आप देखते हो, दैट इज द बेसोलेटरल साइड। मतलब कि अब मान लीजिए हियर इज द इंटेस्टाइन, हियर इज द इंटेस्टाइन। यहां से हम इंटेस्टाइन का एक थोड़ा सा सेक्शन ले लेते हैं और इसको जूम कर लेते हैं। जब हम इंटेस्टाइन का थोड़ा सा सेक्शन लेके इस तरीके से जूम करेंगे, दिस इज हाउ द इंटेस्टाइन विल लुक लाइक। क्योंकि इंटेस्टाइन के आसपास ब्लड कैपिलरीज होते हैं जिससे कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चले जाते हैं। अगर हम इंटेस्टाइन को इस तरीके से देखते हैं तो ये जो इंटेस्टाइन का जो एरिया जो ल्यूमन को फेस कर रहा है ये तो हो गया लुमिनल सरफेस, और जो बाहर वाला सरफेस है this one, this is called as the basolateral side। आप ऐसे याद रख लो, बाहर वाली साइड क्या है? बेसोलेटरल, और ल्यूमन को जो फेस कर रहा है ल्यूमिनल। नाउ हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग इन द इंटेस्टाइन, यहां पे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता कैसे? तो हम क्या करते हैं, यहां से एक छोटा सा सेक्शन लेके वापस से इसको जूम करके हम यहां पे देख रहे हैं। So here you can see the small section of the intestine and the blood capillary, and you can also see the luminal surface and the basolateral surface। जो बाहर वाली सरफेस है बेसोलेटरल है। जैसे मान लीजिए आपने ग्लूकोज खाया, ये ग्लूकोज ल्यूमन के अंदर आ गया। अब इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब होना था। मान लेते हैं हम दूसरी वाली सरफेस भी बना देते हैं। मान लीजिए आपने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ल्यूमन में आ गया। अब यहां से एब्जॉर्ब होना है, ब्लड में जाना है। तो ल्यूमिनल सरफेस पे जो ग्लूकोज का रिसेप्टर होता है दैट इज SGLT1। ये सोडियम डिपेंडेंट होता है, मतलब कि ये तभी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा जब वहां पे सोडियम अवेलेबल होगा। तो सोडियम और ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो साथ साथ में होता है। सो SGLT1 ये तभी काम करता है जब ये दोनों मॉलिक्यूल वहां होते हैं, ग्लूकोज और सोडियम। अगर इनमें से एक ही होगा तो ये काम नहीं करेगा। सो SGLT1 इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द ग्लूकोज मॉलिक्यूल व्हेन द सोडियम इज देयर, एंड बोथ विल बी एब्जॉर्ब टुगेदर। अब जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहां पे आ गया, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर आ गया, यहां से अब इसको जाना है ब्लड के अंदर। तो यहां से ब्लड में जाने के लिए इट इज गोइंग टू यूज द GLUT2 मॉलिक्यूल, और इस तरीके से ग्लूकोज जो होता है आपका ब्लड तक पहुंच जाता है। अभी हमारा कंसर्न सोडियम से नहीं है, इसलिए हम सोडियम की बात ही नहीं कर रहे आगे कि सोडियम आगे कहां जाएगा। अभी हमारा कंसर्न है कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ। तो ग्लूकोज जो है इंटेस्टाइन में ल्यूमिनल सरफेस से किसने पकड़ा उसको? SGLT1 ने, और उससे आगे उसको किसने भेजा? GLUT2 ने। सो दैट इज हाउ द SGLT1 एंड द GLUT2 वर्क्स। और इसीलिए आप देखो दैट वाज द इन्वेंशन ऑफ सेंचुरी एक्चुअली, दैट वाज ORS। अगर आपको पता हो ORS, तो ORS क्या होता है? लास्ट सेंचुरी में सबसे ज्यादा डेथ हो रही थी कोलेरा से, मतलब डायरिया से। तो डायरिया में क्या हो रहा था कि सोडियम की कमी हो जाती थी,
तो हम पेशेंट को सोडियम दे रहे थे, मतलब नमक का पानी पिला रहे थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था उसका सोडियम। क्योंकि अगर आप सोडियम दोगे, सोडियम तभी एब्जॉर्ब होगा जब साथ में ग्लूकोज अवेलेबल होगा। ये हमें तब पता नहीं था। फिर जब हमें ये पता लगा तो हमने क्या किया कि जो भी डायरिया का पेशेंट था उसको हमने नमक और शक्कर का दोनों मिला के फिर मिक्सचर बना के पिलाया, तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होने लग गया, क्योंकि सोडियम और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हमेशा साथ में होता है। इसीलिए अगर आपने ORS को कभी टेस्ट किया हो तो वो स्वीट भी होता है, सोल्टी भी होता है, दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन ही साथ में होता है, नहीं तो एब्जॉर्ब ही नहीं होते दोनों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द SGLT2। SGLT2 जो है वो नेफ्रॉन्स के अंदर होता है। इसका फार्मा से क्या कनेक्शन है, देखिए मान लीजिए ब्लड नेफ्रॉन के अंदर आया, यहां से फिल्टर हुआ, और अगर ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बहुत ज्यादा है, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि ग्लूकोज फिल्टर भी हो जाए। अब जब भी ग्लूकोज फिल्टर होता है, नेचर तो कभी नहीं चाहती थी कि ग्लूकोज जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकले। अगर ग्लूकोज बाई चांस फिल्टर भी हो जाता है तो उसको वापस से एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है, और ये कौन करेगा, SGLT2। लेकिन डायबिटीज वाले पेशेंट में हम ऐसा नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि ग्लूकोज जो है वो एक बार फिल्टर हो जाए और वो वापस आए। हम तो ये चाहते हैं कि ग्लूकोज उसकी बॉडी से बाहर निकल जाए कैसे भी। तो अगर मान लीजिए एक पेशेंट है डायबिटीज का, अगर एक पेशेंट है डायबिटीज का, हम नहीं चाहते कि उसका ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो, हम तो चाहते हैं ग्लूकोज यूरिन के थ्रू बाहर निकले। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस चैनल को बंद करना पड़ेगा। हमें कैसे भी करके SGLT2 को बंद करना पड़ेगा। अगर हम SGLT2 को बंद कर दें तो ग्लूकोज यहाँ फिल्टर तो होगा, लेकिन ये वापस एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और ग्लूकोज यहीं पे रहेगा, और यहां से होता हुआ अल्टीमेटली ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और ग्लूकोज डायबिटीज में तो हम यही चाहते हैं बाहर चला जाए जैसे तैसे। सो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, हम एक ड्रग nowadays we are using a lot, that is SGLT2 blocker. The name of this drug is canagliflozin, empagliflozin, ग्लिफ्लोजिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स। हम ग्लिफ्लोजिन यूज कर रहे हैं। अब ग्लिफ्लोजिन देते हैं तो ग्लूकोज बाहर तो निकल जाता है यूरिन से, लेकिन यूरिन क्या होता है, उसकी वजह से चिपचिपा हो जाता है, और अगर यूरिन चिपचिपा हो जाएगा तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांस है। तो जब भी हम SGLT2 इनिबिटर देते हैं, द साइड इफेक्ट दैट कैन बी देयर इज UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, right? So this is the pharmacological correlation that is there with the SGLT2. Let's summarize the data. If we talk about the GLUT1 जो था वो RBC के अंदर था, और RBC तो हमारी बॉडी में सब जगह जाती है, इसीलिए GLUT1 को हम बोलते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लूट। GLUT1 को हम क्या बोलते हैं, GLUT1 को हम बोलते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लूट है। ये ग्लूट जो है ये सब जगह घूमता रहता है GLUT1, क्योंकि ये RBC में, और RBC तो सब जगह जाती है। देन इट कम्स द GLUT2 मैंने आपको बताया था बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज में होता है, बेसोलेटरल साइड ऑफ इंटेस्टाइन में होता है। सो GLUT2 इट इज फाउंड इन द बेसोलेटरल साइड ऑफ इंटेस्टाइन। GLUT4, 8 एंड 12 ये हमने मेन लेक्चर के अंदर तो नहीं पढ़ा है। 4, 8 एंड 12 जो होता है, दीज आर द इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूट। हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि GLUT4 इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, 4, 8 एंड 12 ये तीनों इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। मेनली इनमें से GLUT4 होता है। GLUT5 जो होता है इट इज वर्किंग एज अ फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर। GLUT5 जो होता है वो फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट का काम करता है। SGLT1 कहां पे था, ल्यूमिनल सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन में था। इट इज फाउंड ऑन द ल्यूमिनल सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन, SGLT2 जो है, SGLT2 को कौन ब्लॉक कर सकता है, SGLT2 को ब्लॉक करता है दैट इज canagliflozin, empagliflozin, dapagliflozin. Gliflozin group of drug is a SGLT2 blocker, right? So this is all about the chapter of the dietary fiber and the glucose starter box. Short and sweet chapter, is a very simple straightforward topic, nothing complicated, but few facts which are very commonly tested in the exam, so we should be very much crisp about these informations, that where these glutes are available, which are insulin dependent, which are insulin independent. Plus when it comes to dietary fibers, तो हमें dietary fiber में ये पता होना चाहिए कौन सा water soluble है, कौन सा water insoluble है. Thank you.